हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू कामरिया अपने यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9 साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के बारे में जो कुछ भी है सारी इम्पोर्टेंट बेसिक जानकारी देखिए। सबसे पहले जैसा कि आपको दिख रहा है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हम इसमें जानेंगे कि मैटर होता क्या है ना, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, मैटर इन अराउंड आवर सराउंडिंग्स। तो अपने आसपास जो भी मैटर है उसके बारे में इस चैप्टर में हमें कवर करना है ना। आज के इस वीडियो लेक्चर में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इस चैप्टर के वो हम कवर कर लेंगे अच्छे से। डिटेल में हम एक एक चीज़ इस चैप्टर की जान लेंगे। देखिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैटर। हमें पता होना चाहिए व्हाट इज एक्चुअली मैटर। तो देखिए जैसा कि आपको यहाँ डेफिनेशन दिख रही है, द मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, है ना। ये आपको यहाँ पर थर्ड पॉइंट में जो दिख रही है ये अपने मैटर की डेफिनेशन है। हम मैटर एक्चुअली में किसे कहेंगे, तो हर वो चीज जो क्या करती है, स्पेस को ऑक्युपाई करती है और जिसमें मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर। हमें अपने आसपास जो कुछ भी दिख रहा है हम आसपास देखेंगे और जो कुछ भी हमें लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स सब कुछ जो भी हमें दिख रहा है सब कुछ क्या है, मैटर है। क्योंकि हर वो चीज जो हमें दिख रही है वो क्या करती है, स्पेस भी ऑक्युपाई करती है और उसमें कुछ ना कुछ मास भी होता है। और मैटर की डेफिनेशन ही ऐसी है कि इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है जो भी हम आसपास देखते हैं, है ना। तो एक्चुअली में मैटर होता क्या है ना, व्हाट इज मैटर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। हम बताएंगे एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। या हम बोल सकते हैं कि वो सारी चीज़ें जिनमें मास होता है, जिनमें वॉल्यूम होता है ना, वो क्या होती है, मैटर होती है। ठीक है। अब देखिए जो हमने यहाँ कवर किया है, सबसे पहले हमने लिखा है एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स विच साइंटिस्ट हैज नेम्स मैटर, है ना। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सब किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बनी हुई हैं और उस मटेरियल को साइंटिस्ट जो है वो क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं, मैटर, है ना। साइंटिस्ट इस मटेरियल को नाम देते हैं मैटर। ठीक है। द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल्स, है ना। और जितने भी मैटर हैं, है ना, मैटर सारा का सारा किससे बना होता है, स्मॉल टीनी पार्टिकल से, छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इट इज नॉट कंटिन्यूअस बट इज पार्टिकुलेट, है ना। तो मैटर कोई कंटिन्यूअस नहीं होता है, कोई एक बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। कोई भी मैटर हो जो हमें दिखने में हो सकता है बहुत लार्ज पार्टिकल दिखता हो, लेकिन वो मैटर का हर एक पार्टिकल स्मॉल स्मॉल से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि मैटर जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो पार्टिकुलेट होता है। पार्टिकुलेट होता है मीन्स पार्टिकल से मिलकर बना होता है। देखिए द मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास, है ना। अब मैटर होता क्या है, तो ये आपको मैटर की यहाँ डेफिनेशन मिल गई कि द मैटर इज एनीथिंग, है ना। मैटर एनीथिंग वो सब कुछ है, सब कुछ मैटर है। कौन सा सब कुछ, जो क्या करता है, स्पेस को ऑक्युपाई करता है और जिसके अंदर मास होता है ना। ठीक है। एवरीथिंग इज मैटर विच हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। अब देखिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड आर कंटिन्यूअसली मूविंग, है ना। जो मैटर होता है इसके पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। बिल्कुल क्लोजली टाइटली एकदम फिक्स पैक नहीं हो पाते हैं। उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ क्या रहता है, स्पेस रहता है। और कंटिन्यूअसली जो पार्टिकल्स है वो क्या करते रहते हैं, मूविंग करते रहते हैं, एक जगह दूसरी जगह, है ना, मूव करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैटर के पार्टिकल्स एक जगह फिक्स हैं, वो कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहेंगे या वाइब्रेट करते रहेंगे, किसी न किसी तरीके से मोशन में रहेंगे, मूव करेंगे। ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। और मैटर के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये मैटर से रिलेटेड जो बेसिक चीजें थी वो सारी बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं इंट्रोडक्शन में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैटर से रिलेटेड बेसिक डाउट आपको कोई भी नहीं बचा होगा, कुछ भी नहीं बचा। देखिए क्या क्या बताया मैंने आपको। सबसे पहले एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स विच साइंटिस्ट हैज नेम्स
मैटर, है ना। यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बनी हुई है काई से, मटेरियल से, और उस मटेरियल को ही साइंटिस्ट क्या नाम देते हैं, मैटर, है ना। साइंटिस्ट नाम देते हैं उसको मैटर, ठीक है। अब आपके दिमाग में जैसे ही मैंने कहा कि यूनिवर्स की सारी चीज़ें किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई है, जिसे साइंटिस्ट मैटर नाम देते हैं, तो दिमाग में फर्स्ट ये क्वेश्चन आता है कि ये मैटर क्या होता है ना, व्हाट इज एक्चुअली मैटर। तो इसका आंसर भी आपको समझ में आ ही गया, एनीथिंग और एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, है ना। जैसा कि आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में आपको बताया गया है कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, ठीक। अब मैटर से रिलेटेड ही कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, है ना, कुछ बेसिक नॉलेज उससे रिलेटेड आपको बाकी बताया गया है इंट्रोडक्शन में। क्या क्या, कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल्स। मैटर जो है वो क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल, टाइनी, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। फिर इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस बट इज पार्टिकुलेट, है ना। कोई भी मैटर कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो क्या होता है, पार्टिकुलेट होता है, मतलब पार्टिकल से मिलकर बना होता है। फिर पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, है ना। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। एंड आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको आपके एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब मैटर की स्टेट कितनी होती है, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, इट हैज़ 3 स्टेट्स, है ना। एक्चुअली में मैटर जो है उसकी 5 स्टेट होती हैं, लेकिन जो बेसिक और फंडामेंटल स्टेट्स हैं जिनके बारे में डिटेल नॉलेज है वो कितनी है, 3। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो भी मैटर हैं, जितनी भी चीज़ें अपने आसपास है, मैंने अभी अभी आपको कहा कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं सब मैटर से मिलकर बनी हुई है, या हम आसपास जो भी देखते हैं सब कुछ मैटर से मिलकर बना हुआ है, या सब कुछ मैटर है। अब जो भी चीज़ें हमें दिख रही है ऑलमोस्ट सभी 3 स्टेट में ही एग्जिस्ट करती हैं। या तो आपको क्या दिखते हैं, सॉलिड मटेरियल दिखता है, सॉलिड मैटर दिखता है, या लिक्विड दिखता है, या फिर गैसियस स्टेट में आपको मैटर देखने को मिलता है ना। तो मैटर की मेन स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3। लेकिन 4th स्टेट जो है वो है प्लाज्मा, एंड 5th जो स्टेट होती है मैटर की वो होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, या बोस-आइंस्टाइन संघनन भी बोल सकते हैं उसे हम हिंदी में, ठीक। अब जो लास्ट की 2 स्टेट ऑफ मैटर हैं प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज अभी नहीं है, ठीक है। मेन और ये हाँ नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर एग्जिस्ट भी नहीं करती है, इसलिए इनके बारे में अभी जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ मैटर की जो बेसिक 3 स्टेट है जो एग्जिस्ट करती है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, उनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन कौन सी हैं, वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इन तीनों में क्या क्या होता है वो हमें जानना है। तो यहाँ एक टेबल हमने बनाई है, इस टेबल की हेल्प से हम सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट ऑफ मैटर होती क्या है और इनमें डिफरेंस क्या होता है वो हम जानेंगे। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है, सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स, है ना। सॉलिड जो मैटर होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अभी अभी हमने पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। ये ऊपर पढ़ा है ना हमने, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, के पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वहीं से यहाँ देखिए इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर देखिएगा आप, सॉलिड में क्या कहा गया है, स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स। मतलब सॉलिड में जब मॉलिक्यूल्स पैक्ड होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए बहुत ही क्लोज पैक हो जाते हैं, ठीक है, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स। तो स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या है कि सॉलिड स्टेट जो होती है मैटर की उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। फिर लिक्विड, वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्स, है ना। तो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में क्या होता है,
मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एज कंपेयर टू सॉलिड क्या होता है, वीक, है ना, वीकर देन सॉलिड्स। गैसियस में, गैसियस स्टेट्स में क्या होता है, तो वेरी वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्स, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, क्योंकि गैसेज में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो दूर दूर होने की वजह से उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट हमने जाना सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के बारे में, क्या कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें आपस में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इंट्रामोलिकुलर फोर्स के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, लिक्विड स्टेट जो होती है मैटर की, इसमें सॉलिड्स के कंपैरिजन में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा वीक होता है, और गैसेज में बहुत ज़्यादा वीक होता है। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट, वेरी लेस इंट्रामोलिकुलर स्पेस, है ना। अब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, वो क्लोजली टाइटली पैक्ड हो गए हैं, तो उनके बीच में स्पेस जो है वो क्या बचेगा, वेरी लेस, बहुत ही कम स्पेस बचेगा इंट्रामोलिक्यूल्स के बीच में। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वेकेंट स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट जो है उसमें क्या होगा, वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, लिक्विड में लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड गैसेज में वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। सिंपल सी चीज़ समझ में आ रही होगी, है ना। सॉलिड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, उसकी वजह से क्या उनके बीच में जो वेकेंट स्पेस है वो बहुत ही कम रहेगा, वेरी लेस रहेगा। लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, और गैसेज में क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस रहेगा। ठीक है, तो वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक, थर्ड पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड जो है उसका शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। जबकि लिक्विड में क्या है, लिक्विड में नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, है ना। लिक्विड स्टेट जो है मैटर की, इसमें ऐसा होता है कि शेप जो होता है लिक्विड का वो डेफिनेट नहीं होता है, जिस भी कंटेनर में हम लिक्विड को डालते हैं उसी का शेप वो गेन कर लेता है। लेकिन वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, क्या होता है, फिक्स्ड होता है, डेफिनेट होता है लिक्विड का। जबकि गैसियस स्टेट में क्या होता है, नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ना तो शेप डेफिनेट होता है ना ही वॉल्यूम। फिर देखिए हाई डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। सॉलिड स्टेट जो है उस सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जो डेंसिटी होती है मैटर की वो हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। जबकि हम बात करें किसकी, लिक्विड की, तो लिक्विड में डेंसिटी जो है लोअर, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना, एज कंपेयर टू सॉलिड। जो डेंसिटी होती है मैटर की वो क्या होती है, लोअर होती है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, लोअर देन सॉलिड। ठीक है, अब गैसेस की बात करें तो डेंसिटी इज वेरी लो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, इसलिए डेंसिटी बहुत कम होगी। ठीक है, फिर देखिए सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अगर सॉलिड को कंप्रेस किया जाए, दबाया जाए, तो वो दबते नहीं हैं, दब नहीं सकते, है ना। तो सॉलिड जो है वो क्या नहीं हो सकते, कंप्रेस नहीं हो सकते। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। ठीक है, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, और गैसेज तो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है, उनको तो बहुत ज़्यादा हम दबा सकते हैं। बहुत सारी गैस को हम एक छोटे से कंटेनर में हम भर सकते हैं कंप्रेस करके। ठीक है, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ओके ये तो हो गया। अब सॉलिड कैन नॉट फ्लो, है ना। सॉलिड जो है वो क्या फ्लो नहीं होते हैं, बहते नहीं हैं। अगर सॉलिड को नीचे डालेंगे हम तो बहकर नहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, बहने की, फ्लो की जो प्रॉपर्टी है वो सॉलिड के अंदर देखने को नहीं मिलती है। लिक्विड्स कैन फ्लो, है ना, लिक्विड जो है वो क्या हो सकते हैं, बह सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं। ठीक है, और गैसेस कैन फ्लो, गैसेस ऑल्सो कैन फ्लो। ठीक है, ये इस टेबल की हेल्प से हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस जाना है ना। तो अब हम ये चीज़ जान चुके हैं, सबसे पहले तो मैटर का इंट्रोडक्शन जान चुके हैं कि मैटर होता क्या है। वो कुछ पार्टिकल से मिलकर बना होता है, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है ना। दुनिया की हर एक चीज़ जो है वो मैटर से मिलकर बनी हुई है। ये सारी चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस कर ली। उसके बाद में मैटर की स्टेट्स के बारे में बात करें तो देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है,
मैटर की टोटली 5 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, जिसमें से प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर एग्जिस्ट नहीं करती है, और इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नॉलेज भी अभी पता नहीं है ना, नॉलेज नहीं है, इसलिए इनके बारे में अभी डिस्कशन नहीं की जाती है। अभी मेन जो है डिस्कशन की जाती है ओनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जो कौन कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड मैटर जो है उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, गैसेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, और इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम यहाँ से जान चुके हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड की बात करें तो ये इसमें जो भी लिखा है ना, ये सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड हो गई, सॉलिड स्टेट, और ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टेट, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसियस स्टेट या कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम सॉलिड को जब भी डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? सॉलिड स्टेट इज द स्टेट ऑफ मैटर in which following properties are, देखो क्या कहेंगे, सॉलिड स्टेट मैटर की वह स्टेट है जिसमें फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती है ना, जो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करती हैं। ठीक है, तो अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? तो एक तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड कैन फ्लो। इन सारी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम सॉलिड स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिस स्टेट ऑफ मैटर में होती हैं वो स्टेट ऑफ मैटर जो है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक जिसमें होती है उसमें उसे हम लिक्विड बोलते हैं, और ये वाली कैरेक्टरिस्टिक जिसमें होती है उसको हम गैस बोलते हैं। और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम तीनों में क्या कर सकते हैं? डिफरेंस भी बता सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपको सॉलिड के पार्टिकल्स बताए गए हैं कि इस तरह से बिल्कुल क्लोजली टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल पास पास पैक्ड होते हैं, उसकी वजह से इनके बीच में जो स्पेस होता है, वैकेंट स्पेस, वो बहुत कम होता है। देखो लिक्विड में थोड़े से जो पार्टिकल से दूर दूर होते हैं, और गैसेस में इस तरह से बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, इसी वजह से देखो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा पास पास पैक है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा इसलिए क्लोजली पैक्ड, और इंटरमोलिकुलर स्पेस वेरी लेस। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा सा वीक है, इस वजह से क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर हो गए। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा हो गई, ये दूर दूर हो गई। ठीक है, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो मैटर जो है, क्या बताया था मैंने, क्या होता है मैटर? एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, अब मैटर की 3 स्टेट जो बताई थी ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ये समझने जा रहे हैं कि मैटर की इन स्टेट्स को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा है कि मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस, कि मैटर जो है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। कैसे? सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड जो मैटर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, और लिक्विड फ्रॉम लिक्विड टू गैस, है ना, और लिक्विड से वो क्या भी बन सकता है? गैस भी बन सकता है। एंड वाइस वर्सा, मीन्स इसका अपोजिट भी हो सकता है, मीन्स कि गैस जो है ना, मैटर जब जो गैसियस स्टेट में है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड मैटर सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब मैटर क्या कर सकता है? अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैटर की जो स्टेट है वो परमानेंटली फिक्स है, सॉलिड मैटर हमेशा सॉलिड ही रहेगा, लिक्विड लिक्विड ही रहेगा, गैस गैस ही रहेगी, उसको एक दूसरे में कन्वर्ट कर पाना इम्पॉसिबल हो, ऐसा नहीं है। मैटर की जितनी भी स्टेट्स है उन सारी स्टेट्स को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम सॉलिड मैटर से लिक्विड मैटर बना सकते हैं, या सॉलिड को लिक्विड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस गैस को हम किस में? लिक्विड में, और लिक्विड को वापस सॉलिड में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे क्या है कन्वर्जेशन होगा, मैटर अपनी स्टेट को चेंज कैसे करेगा ये आपको यहाँ पर समझाया गया है ना। मैटर जब सॉलिड स्टेट में है, इसको अगर हीट किया जाएगा तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लिक्विड मैटर को
फिर जब हीट किया जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस बन जाएगी। इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस अगर करेंगे, गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड को अगर फ्रीज करेंगे, जमा देंगे तो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। जैसे हम वाटर, आइस, है ना, वेपर, वाटर वेपर, इनका एग्जांपल लेते हैं। तो देखो वाटर जो है, मान लो वाटर है सॉलिड स्टेट में, यानी कि आइस, अपने पास है आइस, ये सॉलिड मतलब आइस। अब आइस को जब हम हीट करेंगे तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर, है ना। क्या स्टेट हो जाएगी लिक्विड स्टेट? वाटर, लिक्विड वाटर बन जाएगा आइस को जब हम हीट करेंगे। ऐसे ही जब उस लिक्विड वाटर को हम हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वाटर वेपर बन जाएगी, है ना। आइस को जब हीट करोगे तो लिक्विड वाटर बन जाएगा, लिक्विड वाटर को हीट करोगे तो वो वाटर वेपर बन जाएगी, और वाटर वेपर वाटर की क्या है? गैसियस स्टेट है। ऐसे ही उस वाटर वेपर को अगर आप कलेक्ट करेंगे कहीं और उसको कूल कर देंगे तो वापस से लिक्विड वाटर बन जाएगा, उस लिक्विड वाटर को वापस से फ्रीज करेंगे, जमाएंगे तो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मैटर की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पर? तो ये टेम्परेचर का ही तो इफेक्ट हमने देखा है। सॉलिड था, उसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, हीट किया मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड का टेम्परेचर और क्या किया? इंक्रीज किया, गैस में कन्वर्ट हो गया। गैस का टेम्परेचर डाउन किया, डिक्रीज किया, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, है ना। कूल कर रहे हैं, कूल करने का मतलब यही है ना, टेम्परेचर को लो कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो गैस का टेम्परेचर जब लो करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगी। लिक्विड का टेम्परेचर और ज़्यादा क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे, तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को अपन यहाँ समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? तो देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द हीट द पार्टिकल्स गेन एनर्जी एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर एनर्जी। जब भी हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, है ना, या हीट को इंक्रीज करते हैं, हीट देते हैं किसी सब्सटेंस को, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी गेन कर लेते हैं, ठीक है। और एनर्जी गेन करके क्या करने लगते हैं? ग्रेटर एनर्जी से वाइब्रेट करने लगते हैं। सॉलिड में जैसे पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही स्लोली वाइब्रेट हो रहे थे अपनी ही जगह पर, जैसे ही उसको आपने हीट दी तो हीट लेकर के वो जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी जो है ना, वो हीट से एनर्जी को गेन करेंगे, और एनर्जी बढ़ गई अब उनकी, तो अब वो जोर जोर से वाइब्रेट करने लग जाएंगे, है ना, बहुत जल्दी जल्दी वाइब्रेट करने लग जाएंगे। ड्यू टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड अ न्यू स्टेट इज ऑब्टेन्ड, है ना। और क्या होगा? एनर्जी गेन करी, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, है ना, इधर उधर मूव करने वाली एनर्जी उनकी इंक्रीज हो गई। जैसे आपने हीट किया, उनने हीट से एनर्जी को गेन किया, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो वो क्या करेंगे? इधर उधर मूव करने लग जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देंगे, है ना। या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सॉलिड में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना, तो जब हीट करोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और उससे मैटर की स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। यही यहाँ पर कहा गया है कि ऑन इंक्रीजिंग द हीट द पार्टिकल्स गेन एनर्जी, है ना। हीट इंक्रीज करने पर या टेम्परेचर इंक्रीज करने पर पार्टिकल्स क्या कर लेते हैं? एनर्जी गेन कर लेते हैं, एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर एनर्जी, और ग्रेटर एनर्जी से वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ड्यू टू इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी, और इस तरह से उनकी काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज हो जाती है, उसके कारण द पार्टिकल्स ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। पार्टिकल्स जो है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करते हैं? कम कर लेते हैं, ओवरकम, उसको दूर, उससे अट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। एंड अ न्यू स्टेट इज ऑब्टेन्ड, और नई स्टेट जो है मैटर की वो ऑब्टेन कर लेते हैं। इस तरह से क्या होती है? मैटर की स्टेट चेंज होती है, ठीक है। जैसा ऊपर आपको बताया गया था उसी का एक्सप्रेशन है। टेम्परेचर का ही इफेक्ट है, जो सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, गैस से वापस लिक्विड, लिक्विड से वापस सॉलिड, ये सब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज के कारण ही पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपको जानना जरूरी है, वो क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है।
अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या चीज होती है? द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना। सॉलिड है, इस सॉलिड को हमने टेम्परेचर दिया, हीट दी, है ना, इसको हीट दी। तो जब हम इसको धीरे धीरे हीट करेंगे तो एक पर्टिकुलर एक टेम्परेचर रहेगा, उस टेम्परेचर तक जैसे ही, है ना, क्या पूछेगा, हम हीट दे रहे हैं सॉलिड को, तो इस हीट से उस सॉलिड का टेम्परेचर धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुंच करके वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब कंटिन्यूसली हम सॉलिड को हीट देंगे तो ऐसा नहीं कि थोड़ी सी हीट लेकर के वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो धीरे धीरे हीट को गेन करेगा, हीट गेन करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जब वो पहुंचेगा तो उस टेम्परेचर पर वो सॉलिड जो है वो मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बस उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को ही हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पर कोई भी सॉलिड जो है वो मेल्ट होकर के, पिघल करके क्या बनाने लगता है, लिक्विड बनाने लगता है। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यही यहाँ पर बताया गया है कि द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड, वो टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड बन जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, है ना। और ये सारी प्रोसेस जो होती है ये एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होती है ना। जो एटमॉस्फेयर का अपना नॉर्मल प्रेशर है जिसे हम जनरली 1 atm बोलते हैं, उस 1 atm प्रेशर पर ही ये सारी प्रोसेस होगी। ओके, सॉरी, हाँ ठीक है, ये सारी प्रोसेस जो है क्या कहा मैंने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होगी। हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हीट दे रहे हैं सब्सटेंस को, वो हीट को गेन कर रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये सारी प्रोसेस होगी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नॉर्मल प्रेशर होता है उसी पर होगी। तो उसी प्रेशर पर जब हम धीरे धीरे सॉलिड को हीट करेंगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉलिड जो है मेल्ट होगा और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उस टेम्परेचर को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम लिक्विड के टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते जाएं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर के लिक्विड जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड जो है बॉईल होना स्टार्ट कर दे, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे, उस टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, है ना, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर में चेंज नहीं करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही आपको टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाना है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एक टेम्परेचर पर जाकर के लिक्विड जो है वो बॉईल होना स्टार्ट कर देगा। बस उसी टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, देखिए अभी हमने कवर किया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अब देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, हाँ, बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो देखिए हम अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kilogram of solid into liquid at its melting point is called the latent heat of fusion of the solid। ठीक है, देखो सॉलिड सब्सटेंस जो है उसका मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो मतलब कि सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। हमारे पास 1 किलोग्राम है ना, 1 kg ऑफ सॉलिड है और उसे हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो उस 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है, उस अमाउंट ऑफ हीट को ही हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बात समझ आ गई? कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अपने पास कितना है, 1 किलोग्राम, और उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए अब हम सॉलिड को लिक्विड में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हीट देते हैं ना सॉलिड सब्सटेंस को। तो वो कुछ हीट को गेन करता है और उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। टेम्परेचर जब बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचता है, उसके बाद में वो मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट उसको देना पड़ेगा, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बात समझ आ गई? अपने पास क्या है, 1 kg ऑफ सॉलिड है। उस 1 kg ऑफ सॉलिड को हमें, उस 1 kg ऑफ सॉलिड का टेम्परेचर हमें मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाना है, उसे मेल्ट करना है और लिक्विड में बदलना है। तो उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब इसी तरह से है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सेम हम अब क्या करेंगे, लिक्विड है अपने पास, लिक्विड को हमें वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा, उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना। देखिए सेम कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं है। देखिए क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ ए लिक्विड टू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ द लिक्विड, है ना। मतलब कि हम लिक्विड है, लिक्विड को हमें गैसियस स्टेट में बदलना है। तो मतलब वाटर है, मान लो वाटर को हमें वेपर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस लिक्विड को, उस वाटर को कुछ हीट प्रोवाइड करते हैं। उस हीट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचता है और जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अपने पास क्या है, लिक्विड कितना है, 1 किलोग्राम, 1 kg ऑफ लिक्विड है। ठीक है, 1 kg ऑफ लिक्विड है। अब इसका टेम्परेचर जो है इसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाना है हमें। ठीक है, जिससे कि क्या हो जाए, ये जो लिक्विड है ये वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर्ड होगा, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। 1 kg ऑफ लिक्विड को, है ना, 1 kg ऑफ लिक्विड को नॉर्मल प्रेशर पर ही उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाना है। ठीक है, 1 किलोग्राम लिक्विड को क्या करना है, वेपर में बदलना है। तो उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा, उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हम बोलेंगे। ठीक है, अब देखें, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अपना हो गया। अब इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपोरेशन, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपोरेशन। अब सबसे पहले तो इवोपोरेशन होता क्या है ये आप जान लें, है ना। तो किसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवोपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसे होगा, तो लिक्विड का टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, लिक्विड को हमें हीट देनी पड़ेगी। कितनी हीट देनी पड़ेगी, इतनी हीट देनी पड़ेगी कि लिक्विड का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाए। तो जैसे ही लिक्विड का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा, लिक्विड बॉईल होने लग जाएगा, बॉईल होकर के वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लिक्विड से वेपर बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इवोपोरेशन। ठीक है, इस इवोपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये हमें जानना है। तो देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपोरेशन में क्या क्या है। एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीज इवोपोरेशन, है ना। अब देखो लिक्विड को हमें वेपर में कन्वर्ट करना है ना। तो लिक्विड का सरफेस एरिया जो है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा क्या बनेगी, वेपर बनेगी। तो आप जब भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हो करेंगे, इस प्रोसेस को हम
इवोपोरेशन बोलेंगे। अब इवोपोरेशन के लिए हमें क्या करना है, कंटेनर जिसमें लिक्विड को हम बॉईल कर रहे हैं वो कंटेनर जो है हमें जितना हो सके लार्ज लेना है, लार्ज साइज का, जिसमें सरफेस एरिया जो है वाटर का या लिक्विड का इंक्रीज हो जाए, क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है लिक्विड का वो उतनी ही जल्दी क्या होता है, इवोपोरेट हो जाता है ना। उतने ही सरफेस एरिया से वाटर के मॉलिक्यूल्स या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होते हैं ना। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। लिक्विड का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवोपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपोरेशन, है ना, नॉर्मल सी बात है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे आप वेपर उतनी ही स्पीड से बनती जाएगी, तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से इवोपोरेशन की रेट भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपोरेशन, है ना। अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी वाटर वेपर कम अमाउंट में प्रेजेंट है, मॉइस्चराइजेशन कम है, तो क्या हो जाएगा, इवोपोरेशन की रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए एन इंक्रीज इन विंड स्पीड है ना, इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपोरेशन, ठीक है। 1 मिनट। ठीक है, तो इवोपोरेशन को फैक्टर्स अफेक्टिंग, है ना, इवोपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये हम जान रहे हैं। तो क्या क्या जाना हमने, फर्स्ट चीज सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया लिक्विड का जितना ज़्यादा होगा इवोपोरेशन की प्रोसेस उतनी ज़्यादा होगी। सेकेंड थिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा इवोपोरेशन की प्रोसेस उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इवोपोरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर में क्या है, ह्यूमिडिटी जो है अगर वो कम है, मॉइस्चराइजेशन कम है, तो इवोपोरेशन की रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवोपोरेशन, है ना। विंड की स्पीड, हवा की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी ना इवोपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। इवोपोरेशन कजेज ए कूलिंग इफेक्ट, और इवोपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट, कूल होता है ना, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो आप इवोपोरेशन को ऐसा समझ सकते हैं जैसे ओशियन, सी, है ना, समुद्र में, महासागरों में बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है, वाटर है, ठीक है। अब क्या होता है, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ना वाटर, तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज है, इसलिए वहाँ से गर्मियों के दिनों में क्या टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो वाटर जो है वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के एटमॉस्फेयर में जाता है ना, ठीक है। वाटर का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इवोपोरेशन बढ़ जाता है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है इवोपोरेशन और बढ़ता जाता है, गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर बढ़ेगा इवोपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है। और वो ऊपर जा कर के फिर क्या होंगे, जो वेपर के मॉलिक्यूल से कंडेंस होकर के, है ना, बादल बनाएंगे ना ऊपर जाकर के, इवोपोरेट सी में से, समुद्र में से, महासागरों में से जो वाटर इवोपोरेट होकर ऊपर जा रहा है वही तो क्लाउड्स बना रहे हैं और उन्हीं से फिर रेन होती है ना। तो उसी प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ से आपको समझ आ गया होगा वाटर का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होता है इवोपोरेशन उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। अब सर्दियों के दिनों में टेम्परेचर कम होता है, इसलिए क्या इवोपोरेशन की प्रोसेस कम होती है। गर्मियों में टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है इवोपोरेशन भी बढ़ता जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर एटमॉस्फेयर जो है उसमें मॉइस्चराइजेशन नहीं रहा, ड्राई एटमॉस्फेयर रहा, तो क्या रहेगा, जल्दी जल्दी से इवोपोरेशन होगा। ऐसे ही अगर अच्छी स्पीड से विंड, है ना, हवाएं चलती रही तो इवोपोरेशन अच्छा होता है, अच्छी रेट से होता है। इवोपोरेशन कजे से कूलिंग इफेक्ट, और इवोपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है, ठंडा ठंडा एटमॉस्फेयर हो जाता है। अब देखो सम मेजरेबल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। अब ये कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज हैं जो हमारे काम आ सकती है, ठीक है, और काम आएगी, इसलिए इन मेजरेबल क्वांटिटीज और इनकी यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वांटिटी आपको दे रखी है टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट जो होती है वो क्या होती है, केल्विन होती है, ठीक है। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट इनमें भी मेजर करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट, ठीक है, वो जो है वो क्या है, केल्विन है, ठीक है। याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत काम आएगी। तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन होती है और इसका सिंबल होता है के। लेंथ की जो ऐसा यूनिट है
मीटर है ना। लेंथ को किलोमीटर में भी सेंटीमीटर में भी मेज़र किया जाता है, लेकिन ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है। और एम इसका, स्मॉल एम इसका सिंबल है। मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम और केजी इसका सिंबल। वेट न्यूटन, एन इसका सिंबल है ना। मास और वेट दोनों डिफरेंट थिंग्स है, ये याद रखना। जनरली हम मास और वेट एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के अंदर जितना अमाउंट ऑफ मैटर है एक्चुअली वो उसका मास है ना। जैसे मैं हूँ, मैं एक सब्सटेंस हूँ, अब मेरे अंदर टोटल अमाउंट ऑफ मैटर जो है वो मेरा मास है, और इस अमाउंट ऑफ मैटर में अगर ग्रेविटेशन फोर्स भी इंक्लूड कर दें तो वो वेट हो जाता है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अमाउंट ऑफ मास या अमाउंट ऑफ मैटर के साथ जब ग्रेविटेशन भी इंक्लूड हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इंक्लूड हो जाए तो वो वेट बन जाता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर इंक्लूड ना करें, सिर्फ अमाउंट ऑफ मैटर देखें किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो वो उसका मास होता है, ठीक है। तो मास की जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम है, और वेट की जो है वो क्या है, न्यूटन, और इसका सिंबल है एन, ठीक है। वॉल्यूम जो है क्यूबिक मीटर उसकी ऐसा यूनिट होती है, और है ना मीटर क्यूब, एम क्यूब इसका सिंबल होता है, ठीक है। डेंसिटी जो है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये इसकी ऐसा यूनिट है, और ये इसका सिंबल है, ठीक है। प्रेशर जो है उसकी ऐसा यूनिट पास्कल होती है, और पीए इसका सिंबल है। प्रेशर को हम बार में भी मेज़र करते हैं, एटीएम में भी मेज़र करते हैं, है ना, लेकिन जो ऐसा यूनिट है वो है पास्कल। तो ये कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज़ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनको हम अच्छे से याद करें। ये इनकी एसआई यूनिट्स और इनके सिंबल्स याद रखें, बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर जो है 9th साइंस का चैप्टर फर्स्ट है ना, जिसका नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है। इसके जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो आप यहाँ से बना सकते हैं, साथ साथ जो लिखा है उसी से, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों को अपने को अच्छे से लर्न करना है। अब बाकी इसी चैप्टर को हम एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन भी कवर करेंगे।